नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हम भारतीय संविधान के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम 1833 के चार्टर अधिनियम तक पहुंचे और इस अधिनियम में हमने देखा कि भारतीय इतिहास और भारतीय शासन के लिए 1833 के चार्टर में क्या परिवर्तन किया गया, यहाँ तक कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में मान्यता दी गई। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेजों द्वारा क्या परिवर्तन किए गए, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उन परिवर्तनों के कुछ प्रभाव भी पड़े जिसमें भारतीय संविधान का विकास भी हुआ। इन सब की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत में परिस्थितियां काफी कुछ बदली। अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्र में प्रभाव काफी बढ़ा। आधे से ज्यादा भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि हम जब भारतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्तमान भारत की नहीं, तत्कालीन भारत की बात करेंगे। और उस समय के भारत में वर्तमान का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भी शामिल था। तो यहाँ पर कंपनी अब पूरी तरह से भारत पर शासन कर रही थी। कंपनी ने व्यापार करना बंद कर दिया था और एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर कार्य कर रही थी। हालांकि वो पूरी तरह से कंपनी स्वतंत्र नहीं थी और ब्रिटिश संसद के अधीन थी, निगरानी में थी। लेकिन चूंकि भारत और इंग्लैंड में काफ़ी दूरी है और उस समय संचार के इतने साधन भी नहीं थे कि चीज़ें तुरंत वहाँ तक पहुँचे, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कुछ कंपनी स्वतंत्र थी। और कंपनी अभी तक सिर्फ शासन व्यवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखा रही थी, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि 1833 के अधिनियम से जो है दास प्रथा का अंत किया गया। 1829 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो इस तरह से अब कंपनी भारतीयों लोगों के रीति रिवाज और परंपराओं में भी दखल देने लगी। तो ये भारतीय लोगों की एक पुरानी कमजोरी रही है कि आप चाहे जितना उनका शोषण करें, दमन करें, उन्हें गुलाम बनाकर रखें, लेकिन उनके रीति रिवाज, परंपराओं और संस्कृति को अगर नहीं छेड़ते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर कंपनी ने यही गलती की। अभी तक भारत में हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रह रहे थे, काफ़ी उनमें सांस्कृतिक एकता भी थी, एक दूसरे की रीति रिवाज, परंपराओं का सम्मान करते थे। लेकिन कंपनी ने ये गलतियां करना प्रारंभ कर दिया और कंपनी चूंकि अपना साम्राज्य विस्तार कर चुकी थी, इसकी रक्षा के लिए उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती की। और भारतीयों की भर्ती करना तक तो ठीक था, लेकिन सेना में एक रूपता लाने के लिए अनुशासन के नाम पर उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए जो भारत में दो प्रमुख धर्मों के लोगों को रास नहीं आए, हिंदू और मुसलमान। जैसे हिंदू शिखा धारण नहीं कर सकते थे, तिलक नहीं लगा सकते थे, नाक या कान में कोई आभूषण नहीं धारण कर सकते थे। ध्यान दें कि उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे, नाक में बाली या कान में बाली, इस तरह के आभूषण आम था। और मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते थे, क्लीन शेव होना जरूरी था,
आर्मी में मूछ रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के धर्मों से जुड़ी थी, परंपराओं से जुड़ी थी, रीति रिवाजों से। और जब व्यक्ति के धर्म पर चोट होती है तो वो विद्रोह की स्थिति में आता है। और यही कारण हुआ कि 1857 का विद्रोह जो हुआ, उसमें से एक कारण उस विद्रोह का हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाजों, परंपराओं से छेड़छाड़ करनी या दखल करना भी था। और 1857 की क्रांति बैरकपुर में मंगल पांडे के माध्यम से प्रारंभ हुई। और उसका मूल कारण वही था कि उस समय की रॉयल एनफील्ड गनों में गाय और सूअर की चर्बी के कारतूसों का कवर लगाने की अफवाह फैली और उसके कारण हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में विद्रोह की भावना पनपी। और उस समय कंपनी को बहुत तगड़ा प्रतिरोध लगभग पूरे भारत से झेलना पड़ा। हालांकि कंपनी ने उस प्रतिरोध को दबा लिया, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जान बची। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार, जिससे भारत से बहुत अधिक मात्रा में राजस्व मिल रहा था, अकल्पनीय, जितनी उन्होंने कल्पना नहीं की थी उसकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो रही थी, तो वो थोड़ी सी जागी। क्योंकि जिस तरह से कंपनी विद्रोह को भांपने में विफल रही, उस आधार पर भारत से उनकी सत्ता जा भी सकती थी। तब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भारतीय शासन से दूर करने के लिए खुद शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने की योजना बनाई। और इसी के परिणाम स्वरूप 1857 के ठीक एक साल बाद 1858 में एक अधिनियम आया और इस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। हालांकि अभी तक जो चार्टर अधिनियम बन रहे थे वो उनकी अवधि 20 वर्ष होती थी, अगला अधिनियम 20 वर्षों के बाद आता था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उन्हें 1853 के बाद जो 1858 में फिर से अधिनियम प्रस्तुत करना चाहो। एक नज़र हम 1853 के अधिनियम पर डालेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कंपनी के जो प्रमुख पद थे, महत्वपूर्ण पद थे, उन पर भर्ती अभी सिफारिशों के आधार पे होती थी या फिर अंग्रेजों की मनमर्जी से होती थी। और सामान्यतः बड़े पदों पर अंग्रेज ही होते थे। उनकी भर्ती अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगी, इस 1853 के अधिनियम के माध्यम से। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो समिति बनी, उस समिति को मैकाले समिति कहा गया। ठीक है, वही लॉर्ड मैकाले, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके पिछले वीडियो में। तो आज वर्तमान में हम जो प्रतियोगी परीक्षाएं देख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हो, चाहे एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हो, चाहे राज्य स्तर पर पीएससी द्वारा ली जाने वाली रेलवे और अन्य माध्यमों में जो प्रतियोगी परीक्षाएं, वो 1853 के अधिनियम के माध्यम से भारत में स्थापित हुई और इस तरह से ये प्रतियोगी परीक्षाएं चालू हुई। ठीक है, इसमें एक चीज़ और की गई कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब ये कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन 1857 में जो परिस्थितियां बनी, तब ब्रिटिश संसद की मजबूरी हो गई कि वो पुनः अधिनियम लेकर आए। और 1858 का अधिनियम जो है भारत में ब्रिटिश शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन वाला अधिनियम था। और इस अधिनियम के तहत सबसे बड़ा काम हुआ कि भारत में जो शासन
व्यवस्था चल रही थी अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चल रही थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन छीन लिया गया। ठीक है, अब भारत का शासन सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन यानी उस समय जो भी सम्राट या साम्राज्ञी रहे, हालांकि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, तो अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, कंपनी की भूमिका पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। अच्छा, भारत में जो गवर्नर जनरल थे अभी तक कंपनी के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन अब कंपनी का ही शासन समाप्त कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी अब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के माध्यम से होगी। अब चूंकि नियुक्ति करने वाला परिवर्तित हुआ है, तो अपने हिसाब से नाम भी परिवर्तित करेगा ताकि अंतर तो स्पष्ट समझ में आए। तो भारत में जो अभी तक भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जिनका पदनाम था, अब वो पदनाम उसका बदल दिया गया और उसका नाम वायसराय रखा गया। ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल में कोई अंतर विशेष नहीं है, उनका काम जो पहले था वही काम अब भी था। फर्क इतना हुआ कि उनकी नियुक्ति पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और अब उसकी नियुक्ति ब्रिटिश संसद कर रही है, इसलिए वो वायसराय कहलाए। तो 1858 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल भारत में रहे स्वतंत्रता तक, वो वायसराय कहलाए। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे आगे चल के वायसराय की भूमिका बढ़ेगी। इसके साथ ही जो है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक नया पद सृजित किया गया जिसे भारत सचिव कहा गया। इंग्लिश में इसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और राज्य सचिव भारतीय साम्राज्य या भारतीय उपनिवेश का सर्वोसर्वा था। ठीक है, ये ऐसे शक्तियां दी गई थी कि वो हर तरह के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था। वायसराय से ऊपर इसकी स्थिति थी और ये सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। और भारत में उसके सहयोग के लिए, वायसराय के सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार मनोनीत करती थी और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी भी कंपनी जिंदा है, मरी नहीं है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति होती थी। और अब जो है चूंकि कंपनी का शासन हटा दिया गया है, तो कंपनी जो शासन करती थी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के माध्यम से करती थी, तो इनकी अब आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी, तो इनको भी समाप्त कर दिया गया। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स समाप्त हो गए। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक और महत्वपूर्ण चीज भारतीय इतिहास के संदर्भ में की गई, क्योंकि आपको पता है कि 1857 में भले ही नाम के लिए ही उस क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व जो है मुगल बादशाह द्वारा किया गया था, बहादुर शाह जफर, जबकि वो इस स्थिति में थे नहीं, लेकिन चूंकि भारत में इस पद का सम्मान था इसलिए विद्रोहियों द्वारा उन्हें अपना राजा या बादशाह चुना गया था। तो अब चूंकि कहा जाता है कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का, तो मुगल बादशाह भले ही प्रभावी नहीं थे लेकिन उन्हें अपना नेता चुना गया। उसकी सजा उन्हें ये मिली कि भारत से उन्हें निर्वासित करके अंग्रेजों ने रंगून, वर्तमान में यांगून जो म्यांमार में स्थित है, वहाँ निर्वासित किया और वहाँ बेचारे 1861 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो वापस कभी भारत नहीं लौट पाए। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा मुगल बादशाह का पद ही समाप्त कर दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। की भविष्य में भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हो सकता है विद्रोही फिर से जो है मुगल बादशाह को अपना नेता स्वीकार कर लें, तो ऐसी स्थिति ना बने, तो इसलिए जो है कंपनी द्वारा इस तरह की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब भारत में कोई मुगल बादशाह नहीं था, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे।
तो ये परिस्थितियाँ जो है तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई। अगले वीडियो में हम आगे के कुछ और चार्टर अधिनियम आए हैं जो भारतीय संविधान के नींव का कार्य करेंगे, जो आगे चलकर भारतीय संविधानों में भी प्रतिध्वनित होंगे। उनके बारे में हम आगे के वीडियो में भी पढ़ेंगे। अभी तक के वीडियो कैसे लगे और इनके संबंध में कोई शंका या समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उन्हें अगले वीडियो में जोड़े जा सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।